आज मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे मीडिया के साथियों का हम आज स्वागत करते हैं। हम आज 3 मुद्दों पर बात करेंगे और यूनियन बजट 2026-27, इंडिया यूएस ट्रेड डील, कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड क्राइम्स। इन 3 मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब और मलिक मोहतसिम खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद। मैं जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब को आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बात कही गई, आज 3 मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं और ये हैंडआउट भी आपकी खिदमत में दे दिया गया है। पहला मुद्दा यूनियन बजट है, जो अभी पिछले संडे को लोकसभा में पेश किया गया। इस बजट के बाज़ एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उसका हमने इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। ख़ास तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कहा जा रहा है कि हमारा जीडीपी वो 7 to 8%, बल्कि नॉमिनल टर्म्स में 10% तक ग्रोथ के इम्कानात पैदा हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका इस्तकबाल होना चाहिए। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ही रिकॉर्ड बजट रखा गया है, तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपीस, 12 लाख करोड़ रुपए का बजट, हम समझते हैं कि इससे भी मुल्क की तरक्की में और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में मदद मिलेगी। एक बड़ी अच्छी बात, ये हम बराबर कई सालों से इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी कोशिश हुई है। तकरीबन 0.1% फिस्कल डेफिसिट कम किया गया है, तो इसका भी हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन कई पहलू ऐसे हैं जो बहुत ही तशवीशनाक हैं और जो बरसों से हमारे मुल्क में जिस पर तशवीश का इजहार किया जाता रहा है, हम समझते हैं कि इस बजट में भी वो बड़े इश्यूज, अहम इश्यूज अनएड्रेस्ड हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बजट को जिस तरीके से पेश किया गया है, उसके नतीजे में हम समझते हैं कि हमारे मुल्क का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, गरीबी अमीरी के फ़र्क को कम करने का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करने में, उसको सॉल्व करने में बड़ी मदद नहीं मिलेगी। बजट का बड़ा हिस्सा अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर या डेट सर्विसिंग पर खर्च हो रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उसके सिलसिले में अभी भी बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। तो इस पर हम ख़ास तौर पर तशवीश का इजहार करते हैं। सोशल स्पेंडिंग अभी भी हमारी बहुत कम है। इस बजट में भी जो प्रपोजल्स हैं, उसमें सोशल स्पेंडिंग बढ़ाने पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है, बल्कि जो बहुत ही अहम सेक्टर्स हैं, महात्मा गांधी जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम थी, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, तो ऐसी स्कीमों पर तो बड़ी ज़बरदस्त कटौती की गई है। तो ये भी बड़ी तशवीश की बात है। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, जिस पर खर्च बढ़ाने का हम मुसलसल मुतालबा करते रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डायरेक्टिव है वो भी यही कहता है कि हम जीडीपी का 6% एजुकेशन पर और तकरीबन 3% हेल्थ पर खर्च करेंगे। लेकिन अब इस बजट में जो फिगर्स दिए गए हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो टारगेट, पॉलिसी टारगेट है, उससे हम अभी भी काफ़ी दूर हैं, बहुत दूर हैं। इसके हाफ को भी रीच करना इस बजट के ज़रिए मुश्किल है। तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं। माइनॉरिटी, ज़ाहिर है कि जो माइनॉरिटीज़ का बैकवर्डनेस है और हर मैदान में उनकी पसमानदगी है, ये बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर भी तवज्जो बहुत कम है। थोड़ा सा बजट बढ़ाया गया है, 3,400 करोड़ रुपये किया गया है, लेकिन ज़रूरतों के मुकाबले में ये बजट बहुत कम है। और उससे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि जो बजट मंजूर होता है, तो माइनॉरिटी हेड में ख़ास तौर पर उसका बहुत कम हिस्सा खर्च होता है। इस बार जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए हैं, उससे मालूम होता है कि पिछले साल जो बजट रखा गया था, उसका 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वो खर्च ही नहीं हुआ है।
यानी बजटरी एस्टिमेट में और रिवाइज एस्टिमेट में मोर देन 1/3 का डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। बहुत कम हिट्स में ऐसा होता है। तो हम समझते हैं कि जो कमज़ोर तबक़ात हैं, महरूम तबक़ात हैं, उन पर तवज्जो बढ़ाना और उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च करना, इस पर गवर्नमेंट की मज़ीद तवज्जो होनी चाहिए। तो ओवरऑल हम ये समझते हैं कि बजट में ज़रूरी तरमीमात होनी चाहिए और ये जो बातें हमने बयान की हैं, सोशल स्पेंडिंग बढ़ाना, एजुकेशन पर खर्च बढ़ाना और जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उस पर तवज्जो बढ़ाना, इस हवाले से बजट में ज़रूरी तरमीमात होनी चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। दूसरा जो है आज टॉपिक है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील है। तो ये स्टेटमेंट तो कल रात में हमने तैयार किया था, आज सुबह डील की और तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आ गया है, इंडो यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट, और हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी तफसीलात आ गई हैं। तो जो कुछ बातें इसमें हमने लिखी हैं उसकी मज़ीद तायीद होती है इन दोनों बयानात के ज़रिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जो टैरिफ्स हैं उसमें बड़ी कटौती हुई है। जो गैर मामूली पीक पर टैरिफ पहुंच गई थी 50% से ज़्यादा, अब उसमें कमी करके 18% टैरिफ पर एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि ये भी जस्टिफिएबल नहीं है, इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका इम्कान नहीं है। जो इंडिया के मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, तो इन ममालिक में 19 और 20% की टैरिफ है। तो शायद 18% का फिगर इसलिए रखा गया है कि उसके नतीजे में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हिंदुस्तान को हासिल होगा, हमारे मुल्क को हासिल होगा। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं और उसका जो रेशियो है उसके तनाजुर में ये ऑफसेट हो जाएगा और कोई बड़ा एडवांटेज इसके नतीजे में हासिल होगा, इसके इम्कानात कम हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि टैरिफ में बहुत ही ड्रास्टिक कमी आई है, लेकिन इसके नतीजे में हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस, लेदर का बिजनेस, जो बिजनेस सफ़र हुए थे उसमें रिकवरी हो और बड़े पैमाने पे इनके लिए कोई एडवांटेज हो, इसके इम्कानात अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस पूरे मसले से पहले टैरिफ बहुत मिनिमम था, 3% to 5% टैरिफ था। तो इस लिहाज से 18% टैरिफ भी बहुत ही डैमेजिंग है इंडिया के लिए। और ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि ये ऑन पैरिटी नहीं है, यानी ज़्यादातर जो यूएस गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए तो 0% टैरिफ है। वो तकरीबन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह है, एफटीए है। लेकिन उल्टा जब इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को होता है तो उसमें 18% टैरिफ है। तो ये जो नॉन पैरिटी है ये खुद एक बड़ा मसला है, इस पर बहुत सीरियस नेगोशिएशंस होने चाहिए थे। जो इंडिया से 0% पर चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, उसी तरह वहाँ से भी 0% पर या मिनिमम टैरिफ पर इंडिया में चीज़ों को आने का मौका मिलना चाहिए था, ये नहीं हो सका है। तो हम समझते हैं कि एक फेल्यूर है। और उसी तरह यूएस के साथ एग्रीमेंट करते हुए इंडिया के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, सोयाबीन के किसान हैं और दीगर किसान हैं, उनके इंटरेस्ट का लिहाज नहीं रखा गया है। अगर 0% टैरिफ पर या मिनिमम टैरिफ पर यूएस की चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट होंगी तो हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के किसानों का उससे बड़ा नुकसान होगा। तीसरा बड़ा इशू आप सब जानते हैं, वो बहुत ही सीरियस इशू है। वो ऑयल के सिलसिले में जो इंडिया की सॉवरेनिटी है और आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, उस पर बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। हम रशिया से बहुत ही सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद उस पर बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। तो अंदाज़ा ये है कि ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और उसके नतीजे में ओवरऑल इन्फ्लेशन पर और मुल्क में महंगाई पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो ये सब पहलू बड़े तशवीश के पहलू हैं। अभी भी तफसीलात स्टेटमेंट तो हमने देखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरा एग्रीमेंट अभी भी वजाहत के साथ सामने नहीं आया। हो सकता है दोपहर तक सामने आए, उसके बाद और कोई बात हम कह सकें। लेकिन जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं उसमें तशवीश के कई पहलू हैं और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। इस दौरान इस तरह के बड़े एग्रीमेंट पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर करना, उसको भी हम मुनासिब नहीं समझते। तीसरा जो बड़ा मसला है वो मुल्क में तेजी से बढ़ता हुआ कम्युनल एटमॉस्फेयर, हेट स्पीचेस और कास्ट और कम्युनिटी की बुनियाद पर होने वाले हमले हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में इंडिया हेट लैब की जानिब से रिपोर्ट पब्लिश हुई है
جس کے مطابق 2025 میں 1318 ہیٹ اسپیچز ہوئے ہیں، جس میں 98% وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے کی گئی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ 2024 کے مقابلے میں ہیٹ اسپیچز میں 13% اضافہ ہوا ہے، اور 2023 کے مقابلے میں تقریباً ڈبل اضافہ ہوا ہے، دگنی ہوئی ہے تعداد، یعنی مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بجائے کمی آنے کے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز، ان پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ آسام کے چیف منسٹر کے جو کنٹروورشل بیانات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت تشویشناک ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے، اور اس کے نتیجے میں وائلنس بھی مسلسل بڑھ رہا ہے، اقلیتوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی وائلنس کے واقعات بڑھ رہے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صرف دکان کے نام رکھنے پر وائلنس ہوا، اور اس کے بعد ایک ہندو نوجوان نے بچانے کی کوشش کی تو اس پر بھی، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس پر بھی FIRs کیے گئے، یعنی پولیس کی طرف سے بھی ایک طرح سے ظلم کا اور استحصال کا معاملہ ہوا۔ تو یہ واقعات اب کامن ہو گئے ہیں، بہت کثرت سے جگہ جگہ پیش آنے لگے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں پر بھی مظالم کے واقعات، ابھی کرسمس، جس طریقے سے کرسمس کے دوران پورے ملک میں واقعات پیش آئے، جگہ جگہ چرچوں پر حملے ہوئے اور کرسمس کے سیلیبریشنز پر حملے ہوئے، یہ پہلو بھی بہت ہی تشویشناک ہے۔ یہی معاملہ دلتوں کے ساتھ بھی ہے، دلتوں پر بھی مظالم مسلسل بڑھ رہے ہیں، اس کے کئی واقعات کا حوالہ ہم نے اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات پر فوری روک لگانے کی ضرورت ہے، یہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اقلیتوں کے لیے، دلتوں کے لیے، کمزور طبقات کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس طرح کا ماحول ترقی کرے گا، پروموٹ کرے گا، تو پورے ملک کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی، ہمارے ڈیولپمنٹ کے راستے میں، ترقی کے راستے میں، ہر معاملے میں یہ بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تو حکومت کو بہت ہی سیریسلی اس مسئلے کو لینا چاہیے، کئی لیول پر اس کو حل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، زیادہ تر واقعات تو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، پولیٹیکل ریلیز ہی میں سب سے زیادہ ہیٹ اسپیچز ہوتی ہیں، تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان پر سختی سے روک لگائی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کو کیبنٹ میں یا ذمہ دارانہ پوسٹ پر بالکل کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، ان کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ ہم اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت بہت سخت قانون اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کے خلاف اور کمیونل وائلنس کے خلاف لے کر آئے۔ بہت سے بعض اسٹیٹس اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک سینٹرل لیجسلیشن، بہت ہی کمپریہنسو لیجسلیشن، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور SC/ST ایکٹ جو آلریڈی موجود ہے اس کو بہت ہی سختی سے نافذ کرے، عدالتیں اس کا سو موٹو نوٹس لیں، پولیس کے آفیسرز کی ٹریننگ ہو، ان کو زیادہ سے زیادہ غیر جانبدار رہنے کے لیے مناسب میکانزم اختیار کیا جائے، پولیس ریفارمز جو عدالتوں میں سپریم کورٹ نے کئی بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو ان سارے اسٹیپس کے ذریعے اقلیتوں، دلتوں، کمزور طبقات کے لیے ملک کا ماحول زیادہ پرامن ہو، اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 مدعے ہیں جس پر ہم نے اپنی باتیں رکھی ہیں، جس پر اگر کوئی سوال ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں، یا ملک صاحب اگر کچھ اور اوپن ہے، اگر کوئی کوشچنس ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سر، اگر محمد دیپک کے اوپر اتراکھنڈ پولیس نے FIR کر دیا ہے، کوٹدوار پولیس نے، یا کوئی اگر ایسا وہ جیل جاتے ہیں تو آپ لوگ کیس لڑے گے، ان کا کچھ طریقے کا پلان ہے، اس طریقے کچھ اگر ہوتی ہے؟ بہرحال وہ تو آگے کیا کریں گے، وہ تو آگے کے ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے طے ہوگا۔ ابھی تو ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو کمیونل ہارمونی کے لیے، پیس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ ایسے لوگوں کی اس وقت ہمارے ملک کو شدید ضرورت ہے، ایسے مسلمان جو آگے بڑھ کر ہندوؤں کی مدد کریں، ایسے ہندو جو آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کریں، اسی سے ملک میں کمیونل ہارمونی پیدا ہوگی۔ تو مسلمانوں کے بھی کئی واقعات آ رہے ہیں کہ وہ ابھی حیدرآباد میں ایک بڑا فائر انسیڈنٹ ہوا، اس میں ایک مسلم نوجوان نے کئی ہندوؤں کی، ہمارے ہندو بھائیوں کی مدد کی، ان کی جان بچائی۔ تو ایسے لوگ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں، تو ان کو تو بھرپور سپورٹ، بھرپور ہمت افزائی اور آگے بڑھانا، انکریج کرنا، پورے ملک کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے ان کو سپورٹ ملنا چاہیے۔
الٹا FIR کرنا یا ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا, ان کو ڈسکریج کرنا, یہ تو بہت شرمندگی کی بات ہے. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویے کو درست کرے. باقی ان کی جو مدد, ایسے لوگوں کی ہمت افزائی ہم ہمیشہ کرتے رہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں. جی سر UGC پر کیا رائے ہے آپ کی؟ نیا ابھی نیم جو آیا ہے جس کا وروध ہو رہا ہے, اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ تو ابھی سب جوڈائز ہے, تو وہاں ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ OBCs کے انٹرسٹ کا پروٹیکشن وہ بھی ہونا چاہیے, اور اگر یونیورسٹیز میں ان کے سلسلے میں کوئی ناانصافی ہوتی ہے, ان کے ساتھ انجسٹس ہوتا ہے, تو اس کو روک لگانے کا انتظام ہونا چاہیے. UGC کا جو سرکولر تھا اس میں اس کے پروویژنس موجود تھے, تو ان پروویژنس کا پروٹیکشن ہونا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ SC/ST جو ہے مضبوطی سے لاگو ہونا چاہیے, لیکن ابھی مضبوطی سے لاگو نہیں ہے تو اس کا مس یوز ہو رہا ہے. جب مضبوطی سے لاگو ہو جائے تو آئی تھنک جو ہے سبھی کو جو ہے کہیں نہ کہیں پھنسایا جائے گا غلط کیسوں میں. تو مس یوز نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے ہر قانون کا مس یوز ہو سکتا ہے, ہر قانون کا مس یوز ہو سکتا ہے, غلط استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس غلط استعمال کی وجہ سے قوانین رد نہیں کیے جاتے, بلکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو سینسٹائز کیا جاتا ہے, اور قانون کے ذریعے ہی اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس کے مس یوز کو روکا جائے, اس کا مس یوز ہونے نہ دیا جائے. لیکن جو مقصد ہے کہ SC/ST پہ ظلم نہ ہو, ہماری ایک حقیقت ہے کہ SC/STs پر ہر جگہ بڑے پیمانے پر مظالم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے قانون کی بہرحال ضرورت ہے. اور جب قانون ہے تو اس کا نفاذ بھی ضروری ہے, اس کا امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے, ورنہ قانون کی کوئی معنی نہیں رہیں گے. تو لا انفورس ہونا چاہیے. البتہ اس کا مس یوز اگر ہو رہا ہے تو اس مس یوز کو آپ روکیے, لیکن اس کی وجہ سے قانون کو بے اثر بنانے کا کوئی جواز نہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو میجورٹی میں ہوتا ہے اس پہ ظلم نہیں ہوتا, وہ مائنورٹی پہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو جو بھی بہوجن ہے وہ تو میجورٹی میں ہے, وہ اس پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر تو دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں پہ یا اپر کاسٹ پہ جو ہے غلط SC/ST ایکٹ کے ذریعے سے پھنسایا گیا. بہرحال یہ تو پورے بھارت کی تاریخ ہے اور سوشل ریالٹی ہے, ایک ٹھوس ریالٹی ہے. صرف اکثریت اقلیت کا معاملہ نہیں ہوتا, طاقتور کمزور کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کون سا گروپ سماجی طاقت رکھتا ہے, پیسہ رکھتا ہے, حکومت رکھتا ہے, اثر و رسوخ رکھتا ہے, وہ زیادہ استحصال کرنے کی اور ظلم کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں, پچھڑے ہوتے ہیں, ان پر ظلم آسان ہوتا ہے. مہیلائیں اور پروش دونوں برابر ہیں تعداد میں, لیکن سب لوگ یہ کہتے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ مہیلاؤں پر صدیوں سے ظلم ہوتا رہا ہے, ناانصافی ہوتی رہی ہے. تو جو کمزور ہوتے ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے. تو SC/ST طبقات یہ برسوں سے مظالم کے شکار ہیں, اسی لیے اس کی روک تھام کے لیے ہمارے ملک میں کئی قوانین بنائے گئے ہیں. تو ان قوانین کا افیکٹو امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. ایک طبقات اس میں جیسے نان مسلم میں ہے, غیر مسلم میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپر کاسٹ ہے ان کو الگ رکھا گیا ہے. تو اس میں اب مسلم طبقات بھی جو ہے وہ بھی اس کی حمایت کر رہا ہے, یہ دے کر کے کہ مطلب پسماندہ مسلمانوں کا ذکر کر کے اور اشراف مسلمانوں کا ذکر کر کے. تو آپ کا اس پر کیا نظریہ ہے؟ نہیں, یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. یہاں تو SC/ST تو ایک ڈیفائنڈ چیز ہے. SC/ST کون ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ڈیفائن کیا ہے, قانون نے ڈیفائن کیا ہے. اس کے مطابق ان پہ جو مظالم ہو رہا ہے اس کی روک تھام کی بات ہو رہی ہے. باقی جو بھی طبقات کسی بھی گروپ میں پسماندہ ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے. مسلمانوں میں بھی جو OBCs ہیں جو مختلف سوشل فیکٹرز کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں, تو ان کو ریزرویشن حاصل ہونا چاہیے, اور جہاں بھی ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے. ان کی ترقی کے لیے بھی جو انتظامات ہو سکتے ہیں وہ انتظامات کیے جانے چاہیے. ہم نے ہمیشہ اس کی تائید کی ہے, اور سماج کے ہر طبقے کی ترقی ہو, ہر طبقے کو اونچا اٹھایا جائے, اس کے لیے ہم خود بھی انتظام کرتے ہیں اور حکومت سے بھی اس کی توقع کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے؟ آخری سوال. کس کی؟ UGC کی جو نئے نیم لاگو ہوئے. وہ تو میں نے کہہ دیا آلریڈی. پردیپ جی آپ پوچھ لیں, ایک سوال لے لیں گے ان سے لے لیں گے PTI سے. سامپردائک اپرادھ ان کو کون ذمہ دار ہوگا؟ جی کون ذمہ دار ہے سر؟
किसके लिए? आपकी नजर है किसके लिए? बढ़ते देश में जो अपराध है। सबसे ज्यादा हुकूमत जिम्मेदार है। ये लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू, उसका प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्टेट का इंस्टीट्यूशन ये बना ही इसलिए है, उसका मकसद ही इसलिए है। हम सब जो अपना टैक्स देते हैं, अपनी आमदनी का 60% हिस्सा हम हुकूमत के टैक्सेस में अदा करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में, इसी मकसद के लिए देते हैं कि वो हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करे। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की है, उसी के लिए कानून है, उसी के लिए स्टेट का पूरा इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद समाज की भी है, हम सब की भी है कि अपना अपना रोल प्ले करें। समाज के तमाम तबकात अपना रोल प्ले करें, मेजॉरिटी भी करे, माइनॉरिटी भी करे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, ये सब भी अपना रोल प्ले करें। ये सब कुछ ना कुछ कोशिश कर भी रही है, बहुत सी एनजीओस और बहुत सी कम्युनिटीज। लेकिन हुकूमत को और हुकूमत के इंस्टीट्यूशंस को जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, हम समझते हैं कि वो और ज्यादा इफेक्टिव अदा करने की जरूरत है। उसमें बड़ी कमजोरियां हैं। सर, जिस सत्ता से, जिस हुकूमत से आप बात करते हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, वही सांप्रदायिक बयान देता है, कहते हैं आसाम का मुख्यमंत्री, तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या राय है? जाहिर है हुकूमत जो हुकूमत पे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अगर जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं तो उनको जिम्मेदारी याद दिलाई जाएगी, और क्या तरीका होगा? उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो जो हुकूमत पे जो लोग जिम्मेदार बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, उनको बार बार याद दिलाया जाए। जनता यही काम कर सकती है। याद दिलाने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारी अदा ना करें तो जब इलेक्शन का मौका आएगा तो जनता को हक हासिल होगा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, बेहतर लोगों को लेकर आए। लेकिन जब तक लोग हुकूमत पर मौजूद हैं, एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स का, हम जैसे लोगों का काम सिर्फ ये रहता है कि हम हुकूमत को याद दिलाते रहें। उसकी जिम्मेदारी है, जो वो अदा नहीं कर रही है उसे अदा करना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है और उसको ये काम आगे बढ़कर अदा करना चाहिए। सदर साहब, अक्सर देखा गया है कि जब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई सांप्रदायिक बयान होता है या कोई मुस्लिम लीडर देता है या कुछ मुस्लिम उलमा की तरफ से दिया जाता है तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, तमाम उनके एफआईआर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब मेजोरिटी की तरफ से या सरकार के बैठे हुए सत्ता में लोग इस तरह के बयान देते हैं तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा जाती, केवल बयानबाजी तक बातें सीमित क्यों है? ये इसी सिलसिले में मेरा सवाल है, इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि आसाम में हाफिज रशीद चौधरी ने एफआईआर किया है आसाम के चीफ मिनिस्टर के पास बयानात के, इसी किस्म के बयानात के खिलाफ। तो इस सिलसिले में आप उनके इस एफआईआर के सिलसिले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस स्टेट को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? तो बहरहाल ऐसे वाकयात होते हैं तो एफआईआर दर्ज कराने की कोशिशें होती हैं, मुसलमानों की तरफ से भी होती हैं, हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से भी होती हैं। ऐसी बहुत सी एनजीओज हैं और एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो कोशिश करते हैं और कई बार दर्ज भी हो जाती है। लेकिन असल मसला हुकूमत का है, पुलिस का है कि जब तक हुकूमत और पुलिस आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी अदा न करे, जाहिर है कि आवाम के करने का एक महदूद रोल ही होता है, लिमिटेशंस होते हैं। अगर पुलिस तैयार ना हो तो वो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, उसी में रुकावटें आएंगी, या दर्ज हो जाएगी ढीली डाली होगी, दर्ज हो जाएगी इमीडिएट बेल मिल जाएगी। तो ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज कराने की, शिकायत दर्ज कराने की कोशिशें नहीं हो रही है, वो तो हो रही है, बराबर मुसलसल हो रही है। और जहां भी कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ लोग आगे बढ़ते हैं, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश भी करते हैं। बहुत सी जगहों पर जमात के इदारे भी इस सिलसिले में पहल करते हैं और दीगर लोग भी कर रहे हैं। हमारे बहुत से इंसाफ पसंद लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हुकूमत का, पुलिस का रवैया वो बहुत ही जानिबदाराना, अफसोसनाक है। और जैसा कि आपने कहा, वो मामला भी जगह जगह नजर आ रहा है, सिलेक्टिव अप्रोच, लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच कि एक ही तरह का मसला एक तरफ से होता है तो उस पर अलग रवैया होता है, दूसरी तरफ से होता है तो अलग रवैया होता है। तो ये सब मसाइल हैं। उन मसाइल को हल करने के सिलसिले में हुकूमत को भी आगे बढ़ने की जरूरत है और अवाम के अंदर भी बेदारी लाने की जरूरत है। आपके वास्ते से, मीडिया के वास्ते से हम हुकूमत को भी यह पैगाम देना चाहते हैं कि वह गैर जानिबदारी के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ लॉ को इन्फोर्स करे और अवाम भी इस सिलसिले में जागरूकता, बेदारी, अवेयरनेस पैदा करे। सर, क्या मुल्क में कंपटीशन चल रहा है? क्या लोग कह रहे हैं कि एक तरफ योगी जी उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ उत्तराखंड में,
और तीसरी तरफ आसाम में, मुल्क में लगातार इन तीनों नेताओं इस तरीके से इनकी बयानबाजी आती है, इसमें लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से हेड स्पीच को लेके क्या समाज में नफरत फैला रहे हैं लोग। जी, वही अफसोसनाक सूरत हाल है, उसी पे हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि जो लीडर्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के जिम्मेदारान, ये तो इसलिए मुंतखब हुए हैं कि वो अवाम को प्रोटेक्ट करें, अवाम के हर तबके को प्रोटेक्ट करें। वो किसी खास ज़ात, किसी खास कम्युनिटी के लीडर नहीं है, पूरे मुल्क के लीडर हैं, पूरे स्टेट के लीडर हैं, और समाज के हर आदमी को, हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के वही लोग अगर कम्युनल पोलराइजेशन के एजेंट बन जाएं, लोगों को बांटने लगें, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने लगें, नफरत फैलाने लगें, हेट स्पीच के एजेंट बन जाएं, तो पूरे मुल्क के लिए बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर आयद होती है, हुक्मरान जमात पर आयद होती है। उनको हम उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मौलाना आजाद फाउंडेशन बना था, जो माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहा था, उनकी फलाह बहबूद के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो सवाल यह है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन इस सरकार के आने के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, इसके सिलसिले में आपकी क्या? बहरहाल अब ये इशू तो पुराना इशू है, उस पर हम बराबर कहते रहे हैं माजी में भी कि ये इक़दाम सही नहीं है, बहुत गलत हैं, बहुत नुकसानदेह हैं। माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट सिर्फ एक तबके का डेवलपमेंट नहीं होता, पूरे मुल्क का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह के इदारों को बंद कर देना और माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट में रुकावटें खड़ी करना, ये पूरे मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अनाउंसमेंट होगा, फिर उसके बाद टीटी करने के लिए हम ओपन करते हैं। कई राज्यों से शिकायतें आ रही हैं कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर मुसलमानों के नाम काटने के लिए विशेष पार्टी के लोग दबाव बना रहे हैं बीएलओ पर, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहरहाल इन सब इश्यूज पर हम बार बार इज़हार ख्याल कर चुके हैं। इससे पहले एसआईआर पर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो बहरहाल एसआईआर के सिलसिले में भी जो कुछ हो रहा है वो हम समझते हैं कि बहुत गलत है। उससे इलेक्शन कमीशन का वक़ार मजरूह हो रहा है, उसकी न्यूट्रलिटी पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, और हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ऐसे मुल्क में अगर हुकूमत की तरफ से वोटर्स का सिलेक्शन हो और वोटर्स की एक बड़ी तादाद वोटिंग राइट से महरूम कर दी जाए, तो पूरी जमहूरियत पर एतमाद मजरूह होता है। तो ये कोई बहुत मामूली मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, और अगर एसआईआर करना ज़रूरी समझा जा रहा है तो इस तरह किया जाए कि समाज के हर तबके का उस पर एतमाद रहे, और किसी को ये शिकायत ना हो कि जो जायज़ वोटर्स हैं, लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनके वोटिंग राइट्स ख़त्म किए जा रहे हैं। ये आपने अभी अक़लियतों पर जो जुल्म ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं उसको उठाया है। अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, उसमें भी जो है भारत में जो है बढ़ती हुई जो है अक़लियतों पर जुल्म सितम के मामलों को जो है तो उस पर जो है तशवीश का इज़हार किया गया है। तो आप क्या समझते हैं, आपके इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम्स है, उनकी तरफ से बार बार जो है इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है हिंदुस्तान की इमेज के हवाले से? बहरहाल इस मसले पे तो इज़हार ख्याल हो चुका है हमारा, है ना। इंटरनेशनल एजेंसीज के बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खुद यहाँ के इंडियन लोकल सोर्सेस मौजूद हैं, और हम खुद देख रहे हैं रोज़ाना जो वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये तशवीशनाक है और इस पर फौरी रोक लगनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इंडिया टुडे से जी। मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया है आज, माइक करें। पहले उन्होंने हेलो ये नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए, किस तरह से वहाँ हिंदू राष्ट्र का फिर लोकतंत्र वहाँ बहाल हुआ, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जालिमों के गले में जंजीर होगी और देश में प्यार मोहब्बत होगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नजरिया जो पेश किया जाता है उसके खिलाफ उनका बयान है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के नजरिए पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बहरहाल अभी तो हम जिन मसाइल पे हमने इज़हार ख्याल किया है उससे मुताल्लिक़ सवाल कीजिए। अब वो मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान पर तो तबसरा वही करेंगे, मैं मुझसे क्यों आप उसकी तवक्को रखते हैं?
भाई उनके बयान पर दूसरा कौन से पूछिए। सर एक सवाल ले लीजिए आप संगठन के लिए। यूपी में पिछले 10 सालों में 13,000 इनकाउंटर हुए हैं। उसमें एक नया शब्द चल के आ रहा है कि हाफ इनकाउंटर, जिसमें आरोपियों को पांव में गोली मार के अपाहिज बना दिया जा रहा है। तो ऐसे मामले आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? इस मामले को उठाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक महिला वकील है कुसुम मिश्रा, तो आप क्यों नहीं उठाते ऐसे मामलों? सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं वो नहीं उठा रहे ना। ये आज का हमारा जो एक अहम स्टेटमेंट है वो उसी से मुताल्लिक है। हर वाक़े का जिक्र तो मुमकिन नहीं है ना। आप मुकदमा क्यों नहीं करते? अफसोस तो हम लोग भी जाहिर कर लेते हैं ना, जी, आम आदमी भी करता है, आप क्या करेंगे? ठीक। तो वाक़यात तो बहुत सारे पेश आ रहे हैं, तो उन वाक़यात में हम रिस्पॉन्स करते हैं। बाज़ वाक़यात में इंटरवीन भी करते हैं, लीगल इंटरवेंशन करते हैं, FIR दर्ज करने की कोशिश करते हैं, मजलूमों को सपोर्ट करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और बाज़ वाक़यात में बयान देते हैं, इज़हार ख्याल करते हैं, आवाम के अंदर अवेयरनेस लाते हैं। तो ये सारे लेवल्स होते हैं काम करने के, और उन सब के ज़रिए समाज को बदलने की कोशिश होती है। यही तरीक़ा है काम करने का। हर वाक़े में हर ऑर्गेनाइजेशन लीगली ही इंटरवीन हो या ये नामुमकिन है, और ना ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरत है। बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे सिविल राइट्स ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। उन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स के ज़रिए, आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, डिवीजन ऑफ वर्क के ज़रिए ही हम समाज में कोई ठोस तब्दीली ला सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन हर मसले में उलझेगी तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट देना है या बात करना है, वो भी अवेयरनेस लाने का और समाज को बेदार करने का और समाज के ज़मीर को बेदार करने का एक तरीका है, उसकी भी अपनी अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का।